हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 12th क्लास के लेसन नंबर 10 प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी उपकरण अर्थात प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा है तथा विभिन्न प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात यदि हम देखें तो जो हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य होता है। इस सूर्य से आने वाली जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग जो पादप है वो ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो जो पादप है इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, इनमें से कौन कौन से विकिरण हैं जिनके द्वारा पादप ऊर्जा ग्रहण करते हैं या उनको अवशोषित करते हैं विकिरणों को, तो उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखिएगा, जो सूर्य से आने वाले जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण ही हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती हैं। देखिएगा, तीन सौ 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। इस 390 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है वो तो पराबैंगनी प्रकाश के अंतर्गत आता है, अर्थात यूवी लाइट। तथा 760 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है वो अवरक्त लाल है। किसमें आता है? अवरक्त लाल, यानी कि IR, इंफ्रारेड। तो देखिएगा, हमें पता है कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा व्यतक्रमानुपाती तरंग दैर्घ्य। क्योंकि हम जानते हैं E बराबर एच न्यू, जहां पर न्यू है वो C/λ होता है। अर्थात जो ऊर्जा है कौन सी? विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, ये ऊर्जा तरंग दैर्घ्य के व्यतक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है कि जब तरंग दैर्घ्य का मान कम होता है तो उस समय उन तरंगों में ऊर्जा का मान अधिक होता है। लेकिन जब तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है तो उन विकिरणों में ऊर्जा का मान कम होता है। अर्थात जो निम्न तरंग दैर्घ्य की जो विकिरणें हैं उनमें उच्च ऊर्जा होती है और जो उच्च जो तरंग दैर्घ्य है उनमें निम्न ऊर्जा पाई जाती है। तो देखिएगा, जो सूर्य से हमें विद्युत चुंबकीय विकिरणें प्राप्त होती हैं, उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों का 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाला जो परास है, यह परास है, यह परास दृश्यमान प्रकाश के रूप में हमें दिखाई देता है।
ठीक है। अर्थात जो सूर्य के प्रकाश का विजिबल स्पेक्ट्रम है, दृश्य स्पेक्ट्रम, वो 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के मध्य होता है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। इस दृश्यमान प्रकाश का 400 से 700 नैनोमीटर जो तरंग लहरें हैं, इस तरंग लहरे परास का उपयोग पादप प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। इसमें करते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो इस 400 से 700 नैनोमीटर तरंग लहरे की जो प्रकाश है, परास है, इस परास को ही PAR क्या कहते हैं? PAR अर्थात फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। तो जो दृश्यमान प्रकाश हम कह सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त जो विकिरण ऊर्जा के जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम है, उसकी वह परास जिसका उपयोग पादप प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। अर्थात PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो पादप है, ये पादप इस PAR रीजन अर्थात प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण का उपयोग ही इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अर्थात भोजन निर्माण में करते हैं। अब देखो, हमें पता है कि जो सूर्य का जो दृश्यमान प्रकाश है, इस दृश्यमान प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग। और छोटी क्लासों में हमने पढ़ चुके बैनी, आहे, पीनाला, अर्थात जो दृश्यमान स्पेक्ट्रम है, इसकी इसकी जो परास है वो बैंगनी रंग से लेकर, दृश्य स्पेक्ट्रम की जो परास है वो बैंगनी रंग से लेकर कहां तक होती है? लाल तक। कहां तक होती है बेटा? लाल तक। अर्थात बैनी, आहे, पीनाला, इसका मतलब सबसे पहले बैंगनी, फिर आसमानी, देखो बैनी, आहे, पीनाला, ये है 7 रंग। कितने हैं? 7। तो शुरुआत कहां से होती है? बैंगनी से, उसके बाद में नीले रंग का, फिर आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग के तरंग लहरें की परास होती है। अब देखो, इस दृश्यमान स्पेक्ट्रम के अंतर्गत पादप प्रकाश संश्लेषण में जो सर्वाधिक उपयोग करते हैं वो लाल व नीले रंग के प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला जो प्रकाश है वो लाल तथा नीले तरंग लहरें का होता है। इससे कम प्रकाश संश्लेषण बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। किसमें? बैंगनी रंग। तथा जो हरे रंग की तरंग लहरें है वो हरे रंग की तरंग लहरें का उपयोग पादप प्रकाश संश्लेषण में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अपितु जो हरा रंग का जो प्रकाश है, इस हरे रंग के प्रकाश को पादप पूर्णतः परावर्तित कर देते हैं। अर्थात इस तरंग लहरें का प्रकाश
जो है वो पादपों के द्वारा बिल्कुल भी अवशोषित नहीं किया जाता है। इसीलिए इस हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है। अब देखिएगा कि जो पादप है, ये पादप इस दृश्यमान स्पेक्ट्रम के जो लाल रंग के प्रकाश है, इस लाल रंग के प्रकाश का यानी कि 760 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है वो अवरक्त लाल प्रकाश की श्रेणी में आता है, जिसे IR रीजन अर्थात इंफ्रारेड रीजन भी कहा जाता है, अवरक्त लाल प्रकाश क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार जो 390 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य है, इस 390 नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है वो पराबैंगनी प्रकाश के अंतर्गत आता है, अर्थात यूवी लाइट के अंतर्गत आता है। अब देखो, जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है, यह प्रकाश ऊर्जा जो पादप है, इन पादपों को ऊर्जा के स्पष्ट बंडलों के रूप में प्राप्त होती है। ऊर्जा के जो इन्हीं बंडल हैं, इन बंडलों को फोटोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोटोन। और एक फोटोन में निहित ऊर्जा कहलाती है क्वांटा या क्वांटम। है क्वांटम। तो देखो, सूर्य से आने वाले जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के स्पष्ट बंडलों के रूप में प्राप्त होती है। ऊर्जा के इन बंडलों को कहा जाता है फोटोन। और एक फोटोन में निहित जो ऊर्जा है वो कहलाती है क्वांटम। एक फोटोन में क्या कहलाती है? क्वांटम। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण में जब भोजन का निर्माण होता है तो CO2 का अपचयन होता है, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके। तो एक CO2 अणु के अपचयन में आठ फोटोन या क्वांटा की आवश्यकता होती है। एक CO2 अणु के अपचयन में कितने फोटोन या क्वांटा की जरूरत होती है? 8 फोटोन की, यानी 8 क्वांटा की जरूरत होती है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता। अर्थात एक CO2 अणु के अपचयन के लिए कितने क्वांटा की आवश्यकता है या कितने फोटोन की आवश्यकता होती है, वो कहलाती है क्वांटम आवश्यकता। अब देखो बेटा कि जो फोटोन है या क्वांटा है, इस फोटोन या क्वांटा से जब ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के द्वारा कितने ऑक्सीजन अणुओं की विमुक्ति होती है, अर्थात ऑक्सीजन अणु निकलते हैं, वो उसकी क्वांटम लब्धि या क्वांटम उत्पादकता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं क्वांटम उत्पादन, यह इसे क्वांटम लब्धि भी कह देते हैं। क्वांटम लब्धि। तो क्वांटम लब्धि या क्वांटम क्वांटम उत्पादन हो जाएगा कि जो एक फोटोन अणु है, या यूं कहें कि जो एक ऑक्सीजन अणु है, उस एक ऑक्सीजन अणु के निष्कासन में
या यूं कहें सॉरी एक क्वांटम फोटोन है, उस एक क्वांटम या फोटोन के द्वारा कितने अणु ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है वो कहलाता है क्वांटम उत्पादन या क्वांटम लब्धि। देखो लाल पतन प्रभाव, जैसे रेड ड्रॉप प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल पतन प्रभाव या रेड ड्रॉप प्रभाव। देखो लाल पतन प्रभाव का मतलब होता है कि जब पादप को 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश लगातार दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। क्या होता है कि जब पादप को 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश लगातार दिया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर में अचानक गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है। इस कमी को ही या इस प्रभाव को ही कहा जाता है लाल पतन प्रभाव या रेड ड्रॉप प्रभाव। ठीक है। दूसरा प्रभाव आता है इमर्सन प्रभाव। इमर्सन प्रभाव देखो इमर्सन प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले तो इमर्सन नामक वैज्ञानिक था। इस इमर्सन नामक वैज्ञानिक ने देखा कि जब पादपों को 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के साथ साथ इस 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश भी यदि दिया जाता है साथ में तो प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक बढ़ जाती है। इसे ही इमर्सन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। अर्थात जब पादप को 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश देंगे तो प्रकाश संश्लेषण दर पुनः बढ़ जाएगी। इसी को कहा जाता है इमर्सन प्रभाव। इस आधार पर इमर्सन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पादपों में दो प्रकार के वर्णक तंत्र पाए जाते हैं जो कि उच्च ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य तथा निम्न ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो इस आधार पर इमर्सन नामक वैज्ञानिक ने पादपों में दो प्रकार के प्रकाश तंत्र या वर्णक तंत्रों की उपस्थिति दर्शाई थी जिन्हें वर्णक तंत्र फर्स्ट और वर्णक तंत्र सेकंड कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखो बेटा इस लेसन में नेक्स्ट है फोटो सिस्टम यानी कि प्रकाश तंत्र।
देखिएगा जो प्रकाश तंत्र है या वर्णक तंत्र, ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो इमर्सन नामक वैज्ञानिक ने, अभी हम बता चुके थे, जो इमर्सन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादपों में 2 प्रकार के वर्णक तंत्रों की उपस्थिति जाहिर की, जिनमें से फर्स्ट है प्रकाश तंत्र, फर्स्ट यह इसे पीएस फर्स्ट भी कहा जाता है, पीएस फर्स्ट, प्रकाश तंत्र फर्स्ट या वर्णक तंत्र फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट या फोटो सिस्टम फर्स्ट। देखिएगा इस प्रकार के जो प्रकाश तंत्र है, इसमें लगभग 200 अणु क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690 और क्लोरोफिल 700 तथा 30 अणु कैरोटीनॉइड्स के होते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत क्लोरोफिल A700 या P700 अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है बेटा? ये अभिक्रिया केंद्र अर्थात रिएक्शन सेंटर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल में बहुत सारे, मतलब कहा हमने कहा कि जो क्वांटेसोम, कल हमने बताया था क्वांटेसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है, और उस एक क्वांटेसोम में लगभग 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। तो जो क्वांटेसोम है, इस क्वांटेसोम में एक अणु क्लोरोफिल का तो अभिक्रिया केंद्र के रूप में उपस्थित होता है, कि आगे हम बताएंगे कि एक अणु तो अभिक्रिया केंद्र के रूप में होता है, जिसे P700, पीएस फर्स्ट में क्या कहते हैं, P700 या क्लोरोफिल A700 कहा जाता है। ये रिएक्शन सेंटर के रूप में कार्य करता है। इस अभिक्रिया केंद्र को घेरे हुए अन्य क्लोरोफिल अणु होते हैं, जो कि एंटीना अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटीना अणु कहलाते हैं। और ये क्लोरोफिल अणु सहायक क्लोरोफिल अणुओं के रूप में कार्य करते हैं, जो कि जो प्रकाश ऊर्जा है या विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा है, इस विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसे अभिक्रिया केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें एंटीना अणु कहा जाता है। तो इसमें अभिक्रिया केंद्र हो गया क्लोरोफिल A700 या P700। ये जो प्रकाश तंत्र पृष्ठ है वो उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करता है। तो ये उच्च तरंग दैर्ध्य की जो विकिरण है उनका अवशोषण करने का कार्य है। ये जो फोटो सिस्टम पृष्ठ है, ये ग्रेना व स्ट्रोमा दोनों में उपस्थित होता है, क्योंकि इसके जो अणु हैं वो थाइलेकोइड के बाहरी झिल्ली पर उपस्थित होते हैं।
ठीक है, इसलिए थाइलेकोइड के बाहरी झिल्ली में होंगे, इसीलिए ये ग्रेना भाग में भी पाए जाएंगे और स्ट्रोमा भाग में भी पाए जाते हैं, अर्थात दोनों भागों में उपस्थित होते हैं। जो पीएस फर्स्ट है, यह पीएस फर्स्ट चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। तो जो प्रकाश तंत्र पश्च है, ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, ठीक है, उस फास्फोरिलीकरण में ये भाग लेता है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण की विधि हम आगे पढ़ेंगे कि जो चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं वो किसे कहते हैं, क्या होता है, वो आगे अध्ययन करेंगे। चक्रीय अचक्रीय दोनो't प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है तथा यह NADP से NADPH2 के निर्माण को नियंत्रित करता है। क्या करता है ये? NADP से NADPH2 के निर्माण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये था बेटा प्रकाश तंत्र फर्स्ट, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट। सेकंड देखो, दूसरे प्रकार का है प्रकाश तंत्र सेकंड। प्रकाश तंत्र सेकंड या पीएस सेकंड। तो इसे फोटो सिस्टम सेकंड या पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी कहा जाता है, अर्थात प्रकाश तंत्र फर्स्ट या वर्णक तंत्र प्रकाश तंत्र सेकंड या वर्णक तंत्र सेकंड। देखो इस वर्णक तंत्र के अंतर्गत लगभग 200 अणु क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680 के उपस्थित होते हैं तथा कुछ अणु क्लोरोफिल बी के तथा जेंथोफिल के, प्लास्टोक्विनोन के, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ इत्यादि के पाए जाते हैं। तो इसमें लगभग 200 अणु तो हो गए, क्लोरोफिल 650, 660, 670 और क्लोरोफिल 680। और कुछ अणु पाए जाएंगे क्लोरोफिल बी भी उपस्थित होता है इसमें, जेंथोफिल, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ के उपस्थित होते हैं। इस प्रकार का जो प्रकाश तंत्र है उसमें क्लोरोफिल A680 या P680 अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर रिएक्शन सेंटर के रूप में क्लोरोफिल A680 या P680 उपस्थित होता है। ये जो वर्णक तंत्र है ये ग्रेना भाग में उपस्थित होता है।
इसमें ग्रेना भाग, स्ट्रोमा में नहीं पाया जाता क्योंकि इसके जो अणु है वो थाइलेकोइड की झिल्ली, थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो थाइलेकोइड के आंतरिक झिल्ली में उपस्थित है। लेकिन हमने पिछली बार अभी पढ़ा कि जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है इसमें जो क्लोरोफिल के अणु जो है वो थाइलेकोइड की झिल्ली की सतह के ऊपर होते हैं, इसलिए वो ग्रेना भाग में भी और स्ट्रोमा भाग में भी दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो आंतरिक झिल्ली है उस आंतरिक झिल्ली में उपस्थित होते हैं, इसी कारण ये केवल ग्रेना भाग में उपस्थित होते हैं, स्ट्रोमा भाग में नहीं पाए जाते। जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट सेकंड है, यह प्रकाश तंत्र सेकंड जल का प्रकाशिक अपघटन करता है और O2 की विमुक्ति करता है। तो इस वर्णक तंत्र में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और जल के प्रकाशिक अपघटन के कारण जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस वर्णक तंत्र में Mn+2 व Cl- आयन उपस्थित होते हैं। ये जो वर्णक तंत्र है ये निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं तथा यह केवल अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। तो जो फोटो सिस्टम सेकंड है यह फोटो सिस्टम सेकंड अर्थात जो प्रकाश तंत्र सेकंड है यह प्रकाश तंत्र सेकंड केवल अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में यह भाग नहीं लेता है। तो ये थे बेटा प्रकाश तंत्र अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम या प्रकाश तंत्र। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।